नमस्कार दोस्तों, अब हम पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव, दीप्तिकालता और वसंतीकरण। पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। ऑक्सिन्स, ये ग्रीक शब्द ऑक्सेन से लिया गया है, जिसका अर्थ है बढ़ना। सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। शब्द ऑक्सिन्स इंडोल की एसिटिक अम्ल IAA तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्राय तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। ऑक्सिन्स जैसे IAA एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधे से निकाला गया है। NAA तथा 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सीन्स है। ऑक्सीन्स के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती के प्रयोग के लिए किए गए हैं। ये तनों की कटिंग में जड़ फूटने में सहायता करती है, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती है। और ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ऑक्सिन्स पुष्पन को बढ़ा देती है, जैसे अनानास में। यह पौधों के पत्तों एवं फूलों की शुरुआत अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों की विलगन को बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रज कालिका पार्श्व कलियों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं, जिसे शिखाग्र प्रधान्यता यानी एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। प्ररोह सिरों को हटाने से प्राय पार्श्व कलियां की वृद्धि होती है। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण एवं बाड़ बनने यानी हेज मेकिंग में लागू होती है। इसके साथ ही ऑक्सिन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे टमाटर में। ये व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देते हैं, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लॉन को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने तथा कोशिका के विभाजन में मदद करते हैं। जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स एक अन्य प्रकार के प्रोत्साहक PGR है। 100 से अधिक जिबरेलिन्स की सूचना विभिन्न जीवों से आ चुकी है, जैसे कि कवकों और उच्च पादपों से। इन्हें GA1, GA2, GA3 और इसी तरह से नामित किया गया है। हालांकि GA वह जिबरेलिन्स है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी और वह अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GAs अम्लीय होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की कायिकीय अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अतः अंगूर की डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिबरेलिन्स सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि उचित रूप से वे ले सके। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहे और बाजार में मिल सके। GA1 का असव शराब उद्योग में मोल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्रित रहता है। गन्ने को खेती में जिबरेलिन्स छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है, जिससे 20 टन प्रति एकड़ ज्यादा उपज बढ़ जाती है। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है, अतः बीज जल्दी ही तैयार हो जाता है। जिबरेलिन्स चुकंदर, पत्ता गोभी एवं रोजेटी स्वभाव वाले सारे पादपों में बोल्टिंग को बढ़ा देती है। साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन्स अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस में डालता है और इसे काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेव हेरिंग शुक्राणु से खोजा गया था।
काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। साइटोकिनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का का अष्ठी तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन की खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकिनिन तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकिनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र, विकासशील प्ररोह कलिकाएं तथा तरुण फल आदि। ये नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोह वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। साइटोकिनिन शिखाग्र प्रधानता से छुटकारा दिलाता है। वे पोषकों के संरचना को बढ़ावा देते हैं, जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। एथिलीन। एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है। यह जरावस्था को प्राप्त होते उत्तकों तथा पकते हुए फलों द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित हो जाती है। एथिलीन पौधों की अनुप्रस्थ वृद्धि, अक्षों के फुलाव एवं द्विबीज निवेद भिदों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति में वृद्धि करती है। श्वसन वृद्धि की गति की इस बढ़त को क्लाइमेक्टिक श्वसन कहते हैं। एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है, मूंगफली के बीज के अंकुरण को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों को पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों की प्रोत्साहित करती है, अतः पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। एथिलीन अनानास के फूल में तथा फल समाकलिता में सहायता करता है। इसके साथ ही आम के पुष्पित होने में प्रेरित करता है। एथिलीन अनेकोनिक कार्य की प्रक्रियाओं को निर्मित करता है, अतः ये कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला पीजीआर है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक इथाफोन है। इथाफोन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधों के अंतर्गत संचारित होता है, धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथिलीन टमाटर एवं सेब फलों के पकाने की गति को बढ़ाता है तथा फलों एवं फलों में विलगन की तीव्रता को प्रदान करता है। यह खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। एब्सिसिक एसिड। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एब्सिसिक एसिड की खोज विलगन एवं प्रसुप्ति को नियमित करने में उसकी भूमिका के लिए हुई थी, लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। एबीए बीज के अंकुरण का निरोध करता है। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों के बाद होने वाले प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए बीज का विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा एबीए बीज को जल, श्वसन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थिति से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में एबीए जीएस के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है। हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य पीजीआर कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। यह भूमिकाएं संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती हैं। यह भूमिकाएं रैखिक या योगवाही हो सकती है। इसी तरह पौधों के जीवन में कई घटनाएं होती है जहां एक से अधिक पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर बीज या कली का कसुप्तीकरण,
विलगन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्व आदि। पीजीआर की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण में है। जीनोमिक नियंत्रण एवं बाह्य कारक के साथ ये पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे तापक्रम एवं प्रकाश पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रण करते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है वसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति आदि। दीप्तिकालता। ऐसा देखा गया है कि कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने में प्रकाश की नियतकालिकता की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे प्रकाश की नियतकालिकता की अवधि को माप सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से ज्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, जबकि दूसरे पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि में कम चाहिए, जिससे कि दोनों तरह के पौधों में पुष्पन की शुरुआत हो सके। प्रथम तरह के पौधों के समूह को अल्पप्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं तथा बाद वाली पौधों को दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे पौधों को तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। दीप्तिकालता दीर्घ प्रदीप्तकाली, अल्पप्रदीप्तकाली एवं दिवस निरपेक्ष पादप। यह भी ज्ञातव्य है कि सिर्फ प्रकाश की अवधि ही नहीं बल्कि अंधकार की अवधि भी महत्वपूर्ण है। अतः कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी सापेक्षित अवधि पर भी निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तिकालता कहते हैं। तने की शीर्षस्थ कालिका पुष्पन के पहले पुष्पन शीर्षस्थ कालिका में बदलती है, परंतु वे खुद से प्रकाश काल को नहीं महसूस कर पाती है। प्रकाश या अंधकार काल का अनुभव पत्तियां करती है। परिकल्पना यह है कि हार्मोनल तत्व फ्लोरिजन पुष्पन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोरिजन पत्ती से तना कालिका में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी जाती है जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्ति काल में अनावृत होते हैं। वसंतीकरण। कुछ पौधों में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक पौधे परिपक्व न हो जाए। वसंतीकरण कम ताप काल के में पुष्पन के प्रोत्साहन को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन वाले पौधे गेहूं, जौ तथा राई दो किस्में होते हैं। जाड़े तथा वसंत की किस्में। वसंत की किस्में साधारणतः वसंत में बोई जाती है, जो बढ़ते मौसम में को समाप्ति के पहले फूलती एवं फलती है। जाड़े की किस्में यदि वसंत में बोई जाती है तो वह मौसम के पहले न तो पुष्पित होती है और न ही फलती है, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती है। यह अंकुरित होते हैं और नवोद्भिदों के रूप में जाड़े को बिताते हैं, फिर वसंत में फूलते एवं फलते हैं तथा मध्य ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। वसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। द्विवर्षीय पौधे एक सकृत फली पौधे होते हैं जो साधारणतः दूसरे मौसम में फूलते एवं मरते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर कुछ द्विवर्षीय पौधे हैं। एक द्विवर्षीय पौधे को कम तापक्रम के अनावृत कर दिए जाने पर पादपों में बाद भी दीप्तिकालता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है। इस वीडियो में हमने सीखा पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शरीरक्रियात्मक प्रभाव, दीप्तिकालता और वसंतीकरण, और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।